नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। जिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा के खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर बोलते हैं, अब पीसीसी चीफ कमलनाथ उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री से छिंदवाड़ा में कथा करवाएंगे। चुनाव से पहले बागेश्वर धाम की कमलनाथ के गढ़ में कथा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करवाकर कमलनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं। आखिर चुनाव के वक्त इस कथा के क्या मायने निकाले जाएंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा में होगी बागेश्वर धाम की कथा। कमलनाथ की धीरेन्द्र शास्त्री से हो चुकी चर्चा। नाथ की कथा पर अब सियासी वार पलटवार। कमलनाथ ने 3 दिन छिंदवाड़ा में कथा करने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा की थी, लेकिन अब इस कथा पर सियासत भी तेज है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह और सज्जन वर्मा बयान दे चुके हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा में उनकी कथा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कमलनाथ बागेश्वर धाम की विचारधारा के समर्थन में है। हालांकि इसे महज एक धार्मिक आयोजन बता रही है। वो धर्म को अपनी आस्था का विषय जरूर मानते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से छिंदवाड़ा के अंदर हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की बगैर किसी प्रचार और प्रसार के। और आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथा की बात है, तो माननीय कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, श्री राम भक्त हैं, और वो उनके अंदर, उनकी आत्मा के अंदर बसे हुए हैं, और वो वहां पे कथा करवा रहे हैं, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इधर बीजेपी कमलनाथ की इस कथा को सियासी नजरिए से देख रही है। वो आरोप लगा रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस हिंदुत्व का सहारा लेने लगती है और चुनाव के बाद उसी के नेता महात्मा और संतों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। बीजेपी तो छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम की कथा को चुनाव से जोड़कर ही देख रही है। अगर आप राम कथा करा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको भी आत्मसात करिएगा कि एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया। आपकी जो सत्ता लोलुपता है, सत्ता के प्रति आपका प्रेम है, वो झलकता है। आपको अगर कथा का लाभ लेना है, अगर इन सब चीजों का लाभ लेना है, तो मध्य प्रदेश की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। भाजपा का आरोप लगाना लाजमी है, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त बताती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी बीजेपी की तरह हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ चली है। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करवाना कहीं न कहीं वोट जुगाड़ने की एक कोशिश है, तो चुनाव के वक्त अक्सर नेता करते नजर आते हैं। बीजेपी के भी कई नेता धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहले भी मत्था टेक चुके हैं। अब कांग्रेस एक कदम आगे बढ़कर कथा करवाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और खुद को हनुमान भक्त बताने वाले हनुमान भक्त की शरण में है। सियासी मजबूरी, चुनाव या महज हिंदुत्व? देखिए मनोज जी, भारत का प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी राम भक्त भी हो सकता है, हनुमान भक्त भी हो सकता है, और उसकी अपनी आस्थाएं हो सकती हैं और होना भी चाहिए। इसमें किसी को कोई शक संदेह नहीं है। बिल्कुल। कमलनाथ जी भी हिंदू हैं, उन्हें अधिकार है कि वो राम कथा कराएं। उनको ये भी अधिकार है भागवत कराएं। उनको ये भी अधिकार है कि शिव पुराण कराएं दीप मिश्रा जी को बुला करके। तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बात मूल है वो अलग है, और मूल बात ये है कि आप किसकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं, इसका संदेश क्या है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्पष्ट मत है सबका कि वो हिंदुत्व के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए काम करती है।
देश के विकास के लिए भी काम करती है और सभी समुदायों को साथ लेकर काम करती है। मैं तीनों बातें मैंने अलग अलग कही जी। इसका अभिप्राय ये है कि हिंदू समाज का बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो भाजपा के साथ है, मुस्लिम समाज का कम संख्या में मतदाता भाजपा के साथ है। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मुल्ला मौलवी जो है वो भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए विभिन्न राज्यों में देश भर में काम करते हैं, स्पष्ट है, क्योंकि ऐसे अपने पास सैकड़ों वीडियो हैं। पश्चिमी बंगाल में करा हो, कर्नाटक के बारे में तो शोर मचा करके किया गया था। यह एक समय दिल्ली की जामा मस्जिद से जो फतवा जारी होता था वो देश भर में माना जाता था। वो निश्चित रूप से वो एक घटनाक्रम है, लेकिन वो पहले का घटनाक्रम है। मैं आज के संदर्भ में आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। तो इसलिए ये दूसरा पक्ष है कि जब मुस्लिम मतदाता कम मात्रा में भाजपा को वोट देते हैं तो भाजपा यदि अपना विस्तार करेगी तो स्वाभाविक रूप से वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। इसलिए संवर्धन और जो विकास की बात है वो मैंने इस संदर्भ में कही है। सबका साथ लेने का प्रयास इसलिए कहा कि सबका साथ लेने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं वो किसी सरकारी योजना में भेदभाव नहीं करती, लेकिन वोट अपना बनाए रखने के लिए और वोट का प्रतिशत 51 तक ले जाने के लिए हिंदू समाज में काम करती है। इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अब बचती ये बात ये कि क्या कमलनाथ जी की जो कार्यक्रम है ये जो है बागेश्वर धाम की कथा, बागेश्वर धाम की, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का बुलाया जाना क्या वास्तव में धर्म के प्रति आस्था का प्रमाण है या मुस्लिम समुदाय के वोटों में हिंदू समुदाय के वोट प्लस करने की योजना है? यदि ये प्लस करने की योजना है तो ये धूल झोंकना हुआ, धार्मिक व्यवस्था नहीं हुई और वास्तव में धर्म का मामला है और वो केवल जो है हनुमान भक्त है इसलिए करा रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए सभी को इसका। ये दूसरी बात है। अब मैं एक फाइनल बात इस दौर की कहना चाहता हूं और वो ये है कि जब आपके ही समर्थक सज्जन वर्मा और आप ही की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बागेश्वर धाम जी के बारे में जो जो टिप्पणियां करते हैं, यदि आपने उन टिप्पणियों का उस समय खंडन नहीं किया या विरोध नहीं किया तो आज आप बागेश्वर धाम के दरवाजे पर जाकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात इसी क्रम की ये थी कि क्या बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो क्या आप ये स्पष्ट करेंगे कि बागेश्वर धाम की इस धारणा से आपका समर्थन है या विरोध है? मैं जरूर मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी ये कर देता हूं, मैं ये मानता हूं कि संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र बने या न बने, भावनात्मक रूप से ये हिंदू राष्ट्र है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल। और 95% से ज्यादा जो अन्य समुदाय हैं उनका डीएनए भी वही भारतीय डीएनए है जो मेरा और आपका है। हमारे पूर्वजों में थोड़ी सी शक्ति थी जिन्होंने अत्याचार को झेल करके यथास्थिति में रह गए। कुछ लोगों के हमारे पूर्वज ऐसे थे जो भय से, मार से और अन्य कारणों से जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अन्यथा जो है वही डीएनए सबका है। मैं बिल्कुल ये टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं कि भय से धर्म परिवर्तन करने वाले भय से धर्म परिवर्तन करने के आदी रहते हैं। इसलिए धार्मिक भय से घर वापसी का जो प्रोग्राम बाबा चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो एक अपने आप में नजीर है और उस नजीर के बारे में कमलनाथ जी का क्या कहना, ये भी दोनों बातें स्पष्ट करना चाहिए। कथा कराए जाने का मैं अभिवादन करता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत तो सभी को ही करेगा ब्रजेश जी, लेकिन अभी हाल के कुछ समय में हम देखें कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बात हो रही कि कांग्रेस जा रही है, कमलनाथ पूरी पार्टी को ले जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर पूरी पार्टी खिलाफ है, लेकिन कमलनाथ सदैव प्रतिक्रिया देते हैं कि अभी उसका ड्राफ्ट तो आ जान दीजिए मसूदा, फिर विचार करेंगे कि उसके बारे में बोलना है क्या है। और अब ऐसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वो कथा करा रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र के बड़े पैरोकारों में से उभर कर निकले हैं, जो नई पीढ़ी के नौजवान जो संत निकल रहे हैं उनमें से। और जो शर्मा जी ने भी कहा है, तो जब ये कथा होगी और फिर इस बात को अगर दोहराते हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तब क्या कमलनाथ का वही रुख होगा या ये कहकर हो जाएगा कि ये उनकी निजी राय है या ये कमलनाथ का निजी आयोजन है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है? देखिए मनोज जी, पहले भी कमलनाथ जी उससे किनारा कर गए हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात पर, जब वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंचे थे।
दरअसल अभी वो क्यों कथा करा रहे हैं, ये सवाल इसलिए सबके मन में उठता है क्योंकि उसके पीछे देखिए आप राजनीति। निश्चित तौर पर वो धार्मिक जो है उस आधार पर भी करा सकते थे, लेकिन एक जो समय है, टाइमिंग की जो बात की जाती है ना, इस वजह से सवाल उठ रहा है। वो धार्मिक हैं, करते हैं, पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बदली हुई है उसके पीछे है कि 360 डिग्री बदल चुकी है राजनीति हिंदुस्तान की। मनोज जी, पहले मंडल के इर्द गिर्द राजनीति होती थी, अब कमंडल के इर्द गिर्द होती है। जिस तरह से हिंदू एकजुट हुए हैं और दो पार्टियां मुख्य हैं हिंदुस्तान में, कांग्रेस और बीजेपी, और एक तरह से मुस्लिम परस्त पार्टी हो गई इस वजह से जब उनको लगा कि वो सत्ता से बाहर हो गए हैं हिंदुओं की एकजुटता के कारण, तब इस तरह की बातें की जाने लगी कांग्रेस के द्वारा। इससे पहले कभी कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कराया, अपने जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को कभी पत्र लिखकर नहीं कहा कि आप जाके हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। गणेश जी उत्सव आता है, उस पर आपने कभी गणेश प्रतिमा कार्यालय में नहीं बैठाई। लेकिन ये बदलाव क्यों? तो इसलिए आपकी नीयत पे, इसलिए आपके कार्यक्रम पर शंका होती है क्योंकि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए उद्देश्य से कर रहे हैं। यदि आप राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से नहीं कर रहे होते तो इससे पहले उनके हनुमान भक्त होने का व्यक्तित्व जो बाहर क्यों आया? इन पूछे 8-10 सालों में आया ना। इससे पहले तो किसी ने नहीं कहा कि कमलनाथ जी बड़े हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ जी और उनकी पूरी कांग्रेस क्या कहती थी, धर्म और राजनीति को हम अलग रखते हैं। धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है, हम उसका पालन करते हैं, घर के अंदर करते हैं। लेकिन अब तो चीख चीख कर कह रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा के कह रहे हैं, सार्वजनिक सभाओं में कह रहे हैं कि हम भी हनुमान भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं। दरवाजे राम मंदिर के किसने खुलवाए थे? कांग्रेस बदल गई है। इसलिए बदल गई है कि सत्ता में आने के लिए अब उसको हिंदुओं के वोट चाहिए, और हिंदू जो हिंदुत्व के नाम पर एक हो गए हैं। बदलाव केवल सत्ता तक सीमित है या वाकई में बदल गए हैं? वाकई में बदल गए ये तो अभी पता नहीं चलेगा ना मनोज जी, कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, जल्दबाजी होगी, लेकिन बदलाव दिखा रहे हैं। वो लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल गए हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। अब लोग कितना भरोसा करेंगे? ये तो 2023 के 2024 के चुनाव परिणाम बता देंगे कि आप बदल गए हो, लोगों ने आपको स्वीकार कर लिया कि आप जो बोल रहे हो दिल से बोल रहे हो, आत्मसात कर लिया कि आप हाँ सच्चे हिंदू हो आप बाकायदा। लेकिन ये भरोसा इस पे हम जनता पे छोड़ देते हैं कि वो तय करेगी कि इन पर भरोसा कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन यदि आप कथा कर रहे हैं, जो सवाल शर्मा जी ने भी उठाए, निश्चित तौर पर वाजिब सवाल हैं, क्योंकि जब गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, इन दोनों ने सवाल उठाए। गोविंद सिंह ने तो अब हाल ही में सवाल उठाया रावतपुरा सरकार पर, तो आप देखिए वो सवाल उठाया है कि बाबा बैरागी किस तरह से क्या काम करते हैं। कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, प्रदीप मिश्रा पर। ये तमाम तरह के सवाल इनके नेता उठाते रहे कि वो कथा करें, राजनीति नहीं करें। तो अब क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वो बुला के एक तरह से ये जताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, इनकी राजनीति अलग है हिंदुत्व की, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो आपने भी कहा कि यदि वो कहें हिंदू राष्ट्र बनाने की, जो उनकी पैरोकार हैं, जिसकी वो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, लगातार हर मंच से ये घोषणा करते हैं, तो वहाँ कमलनाथ का रुख क्या होगा? ये रुख तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की वहाँ पे वो आह्वान करेंगे तो उनसे सवाल पूछे ही जाएंगे कमलनाथ जी से। लेकिन वो पहले भी कह चुके हैं, और मुझे लगता है जो जवाब उनका आएगा वही कि संविधान के अनुसार देश चलेगा। ये सबकी निजी राय है, जो पहले भी वो उनके दरबार में जाकर कह चुके हैं जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था। लेकिन इस कथा का कितना अंतर पड़ेगा? कथा हम देखते हैं कि कांग्रेस के कई विधायक हैं वो भी कराते हैं, जो उम्मीदवार हैं वो भी कराते हैं। लेकिन जितने भी राजनेता कथाएं करा रहे हैं मनोज जी, निश्चित तौर पर उनका एक ध्येय तो ये है कि उन्हें राजनीतिक इसका लाभ मिले। एक कराता है आदमी, भगवत पुराण कराता है, महापुराण कराता है, शिव कथा कराता है, ये निश्चित तौर पर पहले से भी कराते रहे हैं। लेकिन जिस व्यापक पैमाने पर हो रही है, चाहे वो बीजेपी के नेता कराएं, चाहे कांग्रेस के नेता कराएं, कहीं ना कहीं उनके पीछे कथा कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए ना, क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी भी कर रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं। तो शर्मा जी, एक दोहरा संकट शायद कांग्रेस की रणनीति ये भी होगी, क्योंकि जनवरी में रामलला अयोध्या में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। उनका मंदिर का निर्माण जो जहाँ उनको विराजना पूरा हो गया है, और पूरे विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारी जो योजना है कि देश भर के जो 50,000 से ज़्यादा राम हनुमान मंदिर हैं, वहाँ से एक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो शायद कांग्रेस को एक डर ये भी सता रहा होगा कि उसके पहले वो पोजीशनिंग कर लें, क्योंकि अभी कथा हो जाएगी और नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, तो उसके पहले जो माहौल बनना शुरू होगा देश भर में, तो उसकी कार्ड के लिए एक दिखाने के लिए एक फ़ोटो ही सही, एक कथा सही। जो नेता हम देखते हैं ना कि जब वो अपना चुनावी बायोडाटा लेकर जाते तो बताते हमने कथा की, ये करा, वो पोस्टर बैनर बड़े काम आते हैं। तो शायद ये पोस्टर बैनर उस नवंबर के चुनाव में तब काम आएंगे जब देश में राम लहर चल रही होगी।
मनोज जी, एक बात बिल्कुल साफ है और बिल्कुल खास है कि इस प्रकार के आयोजनों से हिंदू समाज में जागृति पैदा होती है। इसमें कोई शक संशय नहीं है, क्योंकि आप कहीं कथा कराइए, लोगों की आस्थाएं होंगी, महिलाओं की विशेष रूप से आस्थाएं हो जाती हैं। जब आप अपने समाज के प्रति जागरूक होते हैं और आपकी ये समझ में आता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कह गए, प्रदीप मिश्रा जी क्या कह गए, या जो हमारे बड़े और संत हैं वो क्या कह के गए, ये सबकी समझ में आ जाता है। वो तो हम देख रहे हैं ना कि जिस प्रकार से हनुमान मंदिरों में लाइन लग रही, भीड़ हो रही है, या शिव जी के मंदिर में सुबह जो कतारें लग रही हैं एक लोटा जल चढ़ाने की, वो ये बदलाव बता रहा है। मैं इसके साथ आगे बढ़ा रहा था बात, और मेरी बात ये थी कि जब आपको ये मालूम चलता है कि आपका जो धर्म क्या कहता है, आपका जो संस्कृति है वो क्या कहती है, जब आपकी जानकारी में आती है, तब आपको ये भी मालूम चलता है कि आज़ादी के 75वें साल में जब हम अमृत काल मना रहे हैं, उस समय ये बदलाव क्यों आया, ये 2014 से पहले बदलाव क्यों नहीं आया। तो 2014 से पहले जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स थी वो अल्पसंख्यकवाद को केंद्रित करके चलती थी। 2014 के बाद में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से बहुसंख्यकवाद की को केंद्रित करके पॉलिटिक्स शुरू हुई है। तो 2014 से पहले जो आपका शोषण हुआ है, जब आपका धार्मिक विवेक जागृत होगा तो आपको ये भी समझ में आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि राजनीतिक पार्टियां कौन थी जो ये कहा करती थी कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे। वो राजनीतिक पार्टियां कौन थी जो ये कहते थे कि आप राम मंदिर का निर्माण छोड़ दीजिए और धारा 370 का मुद्दा छोड़ दीजिए और जो है सिविल यूसीसी का मुद्दा छोड़ दीजिए, तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं। ये आज समाज जो जागृत हो रहा है तो ये तो सोचेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होता है, यदि हम राजनीतिक विश्लेषण करें इस बात का, तो इसका मतलब ये होता है कि कमलनाथ जी हिंदू समाज की जागृति का एक उपक्रम कर रहे हैं, और इसमें हिंदू समाज में बड़ी संख्या में लोग, इन सारे जो मैंने इससे पहले अपना वक्तव्य दिया है, ये सारी बातों को वो समझेंगे, और जब समझेंगे तो उन्हें ये भी मालूम चलेगा कि गड़बड़ियां किसने की हैं। तब आप एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप और हम सब लोग ये सोचेंगे, क्या कमलनाथ जी अपनी लाइन किस दिशा में ले जा रहे हैं। और मैंने एक टीवी चैनल पर मनोज जी कहा था, आज दोबारा आपके यहाँ रिपीट कर रहा हूं, कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनना जनादेश नहीं, घटनाक्रम था। और घटनाक्रम का अभिप्राय ये था कि कहीं न कहीं से, चाहे किसी बड़े उद्योगपति के मार्फत हो, चाहे बड़े राजनीतिक संबंधों के कारण हो, क्योंकि ये एक बड़ा चेहरा राजनीति का अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री लिखवाना चाहता था, वो लिखवा लिया। और अब जो है कांग्रेस की सारी मध्य प्रदेश, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन ख्वाहिश तो ये भी रही होगी कि पूर्व के साथ साथ अभूतपूर्व भी लिखा जाए, लेकिन शायद वो नहीं हो पाई होगी। मेरी बात मेरे तरीके से एक बार पूरी हो जाए जी। तो ये होगा कि जो आपने भूतपूर्व या पूर्व बनने के लिए जो वो दिया था सहयोग, उसी सहयोग में मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में हिंदुत्व का वातावरण निर्मित करने में कमलनाथ जी का भी उतना ही योगदान है जितना नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही योगदान शिवराज जी का है, और धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जी का भी वही योगदान है। तो ये एक राजनीतिक एंगल को आप समझिए, आने वाले समय में इस बात की पोल खुलेगी। मैं बता रहा हूं, मैंने अभी एक शब्द बोला कि घटनाक्रम था। आप बताइए कि 109 और 114 के अंतर में आप सरकार बनाने के लिए कमलनाथ जी को दे रहे हो, और एक तरफ जो है गोवा जाइए जहां कांग्रेस के सदस्य ज्यादा, भाजपा के कम, और उसके बाद सरकार आप बना ले जाते हो। तो मध्य प्रदेश में ये इतनी दयालुपन क्यों दिखाया गया, इस बात को समझिए, और इसी समझ करके आप इस एंगल में आइए कि ये धार्मिक आयोजन, हिंदुत्व की तरफ मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को पूरे तौर पर कमलनाथ जी के द्वारा ले जाए जाने का अभिप्राय क्या है। आप समझ लीजिए, किसी युवा को उठने नहीं देना, दिग्विजय सिंह की जो शैली थी उसको समाप्त कर देना, और उसी राष्ट्रवाद की बात और उसी हिंदुत्व की बात करना जो भाजपा कर रही है। तो आप किसका एजेंडा तैयार कर रहे हो, आपका कर रहे हो या भाजपा का तैयार कर रहे हो? ये बहुत एजेंडा किसका तैयार कर रहा है ब्रजेश जी? तो सवाल ये है कि क्या असहज स्थिति में डाल देंगे कमलनाथ, जब कैंपेन बढ़ेगा, जब प्रियंका गांधी आएंगी ग्वालियर में शुरुआत में, इसके बाद जो कहा जा रहा रिकॉर्ड तोड़ भीड़, और ऐसा वो अगर कुछ कह गई जिससे या तो कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है या कमलनाथ को, तब स्थिति क्या बनेगी? देखिए, हम लगातार देखते जा रहे हैं कि कमलनाथ जी एक अलग लाइन लेकर चल रहे हैं।
वो हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, लगातार वो उस तरह से बात भी करते हैं, वो उस तरह से विरोध नहीं करते, उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते जिस तरह से हम देखते हैं उन्हीं की पार्टी के, चाहे प्रदेश स्तर के नेता हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों। यदि उनसे यूसीसी पर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ड्राफ्ट आ जाने दीजिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। आप देखिए हर चीज़ में वो बचकर निकलते हैं, वो वही राह पर चलते हैं जिससे उनको फ़ायदा दिख रहा है। उनको लग रहा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे हिंदू नाराज़ हो जाएं, जिससे वो सत्ता में आ सकते हैं, लौट सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो सपना टूट जाए। हर व्यक्ति ख्वाहिश देखता है, उसके अनुसार काम करता है। उनको लगता है इस ऐसे वक्तव्य से, ऐसे तरह के बयान से उनको नुकसान हो जाएगा तो क्यों ऐसे बयान देंगे, लेकिन वो किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। ये हमने प्रदेश स्तर पर भी देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर तो सवाल उठता ही नहीं है मनोज जी कि कौन सा नेता क्या बोल जाए। आप देखिए कि यदि किसी को सम्मान मिलता है तो राष्ट्रीय स्तर के नेता किस तरह से प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो उसका भी खामियाजा एक तरह से भुगतना पड़ता है राज्यों को। गीता प्रेस वाला ताजा उदाहरण है। तो कमलनाथ बाकी के नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को नहीं रोक पाएंगे, ना वो प्रियंका गांधी को रोक पाएंगे, ना राहुल गांधी को रोक पाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि वो दिग्विजय सिंह को भी नहीं रोक पाएंगे। वो अपने नेता सज्जन सिंह वर्मा को, जो उनके ही खेमे से आते हैं, वो डॉक्टर गोविंद सिंह को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको इस तरह के वक्तव्य देने से नहीं रोक पाते हैं, तो वो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वो ये कहकर चल रहे हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी राह क्या है, मैं सीएम बनूंगा या मेरे नेतृत्व में यदि पार्टी चल रही है तो मेरी तो लाइन ये है। ये वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हिंदुत्व के पैरोकार हैं या हिंदुत्व की राह पर ही चल रहे हैं, वो बाकी के नेताओं से जुदा हैं। और वो कब तक रहते हैं? 2023 के परिणाम हो सकता है उनको बदल दें मनोज जी, या उनके वक्तव्यों को बदल दें। तो इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी को रोक पाएंगे। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो किसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। लेकिन चूंकि घड़ी हमको इशारा कर रही है कि चर्चा को ही रोकना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर एक नई लीग खींचते कमलनाथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस लीग पर वो कब तक आगे बढ़ेंगे और बाकी के जो नेता हैं उनके को क्या कब तक अपना मुंह बंद रखेंगे। क्योंकि उनके सहयोगी ऐसे हैं, वो ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पूरी कांग्रेस बैकफुट पर नज़र आती है, या जिस लाइन पर कमलनाथ आगे बढ़ते नज़र आते हैं उनको 2 कदम पीछे खींचना पड़ता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए जब कथा शुरू हो जाएगी तब बाबा बागेश्वर क्या कहेंगे, उस पर कमलनाथ की क्या प्रतिक्रिया होगी और बाकी कांग्रेस कैसे रिएक्शन करेगी, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।